सलमान कादिर। हमने पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट पर इंटर क्लास की जो पाकिस्तान स्टडीज़ है उस पर हमारा 3 लेक्चर ऑलमोस्ट हो चुके थे एंड हमने बात की थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और जब क्रिएशन की बात थी तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिकली काफ़ी सारे और चीज़ों को भी टॉपिक्स को सब टॉपिक्स को टच करते हुए चले थे। और इसी के साथ साथ हम पहुँचे थे जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो वी रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे स्टेप्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान पर हमारी बात हुई थी। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इनिशियली मुझे जब कुछ स्टूडेंट से जो फीडबैक आया कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी तो उन प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी वजह ये कि नॉट रेड इट येट, आपने इसको सही से पढ़ा नहीं है। यू विल हैव टू रीड these topics। स्पेसिफिकली मैं इस बुक की बात करूँ तो अगर आप ज़्यादा रेफरेंस बुक्स ना भी यूज़ करें तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर बुक। वाई? बिकॉज दिस बुक वुड हेल्प यू असिस्ट यू इन अ वे कि जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं आपके आइडियाज़ या फिर आपको हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं वो पता नहीं चलेंगी। रीज़न बिहाइंड बिकॉज दिस इज़ समथिंग जिसको रीड करना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी रखता है क्योंकि ये हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री नीड्स योर एक्सटेंसिव रीडिंग। जब तक आप उसको प्रॉपरली रीड नहीं करते तब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, उसके साथ मुस्लिम लीग के बनने की बात करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ लॉज की बात की थी कि 1857 की जंग के बाद 1860 में इंडियन पीनल कोड का आना, फिर फॉर 38 ईयर्स वो जो ग्रिल डाउन किए गए थे स्पेशली जो मुस्लिम्स को ब्रिटिश फोर्सेस ने किया था विदाउट एनी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको CRPC भी कहा जाता है। विदाउट दैट उन्होंने ठीक ठाक जो है वो लोगों को सजाएं दी। बट आफ्टरवर्ड्स देयर केम अ टाइम जहाँ मुस्लिम्स ने पॉलिटिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज़ टू हैव ए पॉलिटिकल पार्टी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जिस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू उनके जो डिमांड्स हैं पॉलिटिकल डिमांड्स जो हैं उनको वो बनवाया जा सके बिकॉज कांग्रेस उससे पहले से बन चुकी थी। एनीवेज लेट्स रीड आउट दिस फर्स्ट। Foundation of Muslim League and its aims and objectives. The beginning of the 20th century witnessed great political awakening in South Asia with the introduction of Western education and effective role of press. People were enthusiastic to get rid of the foreign rule. अच्छा जी, जो 20th सेंचुरी का जो शुरुआत हुई उसमें ये चीज़ अनडाउटेडली एक तरह से गवाही दी जाती है इस चीज़ की कि बड़ा पॉलिटिकली जो है सियासी शऊर जो है वो काफ़ी हद तक साउथ एशिया में देखा गया, महसूस किया गया। और क्योंकि जो तालीम थी वो मॉडर्न सिस्टम की एजुकेशन दी गई और जो सहाफ़त जो थी उसका एक बड़ा असर रहा लोगों के जहनों पर और जिस तरह से उन तक बड़े बड़े कॉलमिस्ट और बड़े बड़े सियासतदान अपनी अपनी जो बातें थी वो उन तक पहुँचाने में उनके लिए और आसानी हुई। और इसी असना में 1885 में कांग्रेस बनी थी। मिस्टर ह्यूम एन इंग्लिश मैन हैड ऑलरेडी लेड द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, जिस वक्त आपको कांग्रेस हिंदुस्तान में दिखती है ये वही पार्टी है। मौजूदा वक्त की भी बात कर रहा हूँ। दिस पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल फॉर द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। अच्छा जी, जो कांग्रेस बनी थी वो स्पेसिफिकली इनिशियल स्टेजेस से देखा जाए कहा तो जाता है कि काफ़ी हद तक सेक्युलर है बट दे आर नॉट, बिकॉज आज जो आपके सामने सिचुएशन है भले वो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए बट स्टिल कांग्रेस का भी एक तरह से ऐसा ही रोल रहा। वो मोस्टली जो अपने हुकूक और जो मफादात की बात आती है वो हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा देख रही थी। Therefore, the Muslim leaders felt the need for establishing a political party for safeguarding the rights of Muslims. और इसी असना में मुसलमान जो लीडरान थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम्स के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जो उनके जो हुकूक थे उनको सेफ गार्ड कर सके, उन्हें डिफेंड कर सके। और उसको बनाने के लिए जो मेजर रीजंस थे वो जो इवेंट्स हुए थे उनको पहले हम देखेंगे। पहला इवेंट जो था वो था हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ऑफ आर्य समाज एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग ऑल द कल्चरल रेमिनेंट्स ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री। दे वर अगेंस्ट उर्दू लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड वांटेड टू इंट्रोड्यूस हिंदी इन इट्स प्लेस। अच्छा जी, वो चाहते थे कि मुसलमानों का जो एक निज़ाम चलता रहा या वो जो सिविलाइजेशन थी तहजीब थी आर्य समाज को रिवाइव किया जाए और मुसलमानों का जो वो एक तहजीब जो मुसलमानों की थी उसका इख्तिताम किया जाए, उर्दू की जगह पर हिंदी को स्क्रिप्चर राइटिंग में इस्तेमाल किया जाए। द हिंदूज वांटेड टू बैन द स्लॉटर ऑफ काउज एंड ऑन दिस क्वेश्चन देयर इरप्टेड हिंदू मुस्लिम राइट्स। हिंदूज चाहते थे कि भाई बैल की जो है वो काउ जिसे गाय भी कहा जाएगा उसकी स्लॉटरिंग जो है यानी कि जो हम कुर्बानी करते हैं मुसलमान तो उस पर्टिकुलर जानवर का जो है वो कुर्बानी ना की जाए जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हिंदू मुस्लिम फसादात भी हुए। द हिंदू लिटरेचर
Particularly, the Bengali literature carried a mean and vicious propaganda against Muslim personalities and culture. याद रखिएगा, बंगाली लिटरेचर से मुराद वो जो इंडियन हिंदू बंगालीज थे, क्योंकि मुस्लिम्स तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ मिले थे। अच्छा जी, they claimed that South Asia was the home for Hindus alone, and there were two options for the Muslims: either to get themselves converted to Hinduism or else to leave the country. जहाँ तक राइटर की बात है, यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑप्शन दो तरह के दिए गए साउथ एशिया में मुसलमानों को, या तो वो मुल्क छोड़ जाएं या फिर वो गैर मुस्लिम हो जाएं, यानी कि हिंदू हो जाएं और वहीं पर रहना शुरू करें। The province of Bengal was a big province from the point of view of its population and area. In 1905, it was divided into two provinces for administrative convenience. By this way, East Bengal and Assam became predominantly a Muslim province, and there appeared better prospects for the backward Muslim population to prosper. This situation did not suit Hindu designs, therefore they launched a strong movement against it. This event opened the eyes of Muslims as to Hindu intentions, who never wanted to see Muslims prosperous and happy. अच्छा जी, ये टर्निंग पॉइंट है 1905, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की जाती है। बंगाल को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया, आसाम की और जो ईस्ट मशरकी बंगाल था, वो चूँकि मुसलमान ज़्यादा थे। जब ये 1905 में इसको दो हिस्सों में बंगाल को बांटा गया, तो उसका जो सबसे बड़ा मस्बत असर पड़ा वो मुस्लिम्स के ऊपर पड़ा, बिकॉज उसकी एजुकेशनल पॉलिटिक्स की तरफ उनको उनका एहसास हुआ उनको कि उससे उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है, और अगर वो बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल जो है वो अपना माइट डिस्प्ले करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो रिजॉल्व कर पाएंगे। अच्छा जी, उसी के बीच में during those days the British government expressed its intention of introducing constitutional reforms. आईनी जो रिफॉर्म्स थी वो लेकर आना चाहते थे साउथ एशिया में। Muslim leaders felt that in the new constitutional scheme adequate safeguard should be provided for the protection of the rights of Muslims. Therefore, a delegation of Muslim leaders under the leadership of Sir A. Khan called on the Viceroy, Lord Minto at Shimla. The delegation demanded separate electorate for the Muslims. After meeting the Viceroy, they decided to form and found a political organization for the acceptance of their demands. अच्छा जी, यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो सर आ खान क्योंकि उनको लीड कर रहे थे और पटिशन्स लेकर गए थे, साइंड जो पटिशन्स थी, जाकर उन्होंने उनकी मुलाकात हुई लॉर्ड मिंटो से शिमला में, और वहाँ पर फिर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है वो पहली जो बातचीत हुई होगी फॉर द फर्स्ट टाइम वो वहीं हुई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रही हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस भी ये चीज़ रखती थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में अहमियत इस चीज़ की इसलिए भी थी कि भाई मुसलमानों के भी तो हुकूक हैं, ऑब्वियसली जिस तरह बाकी वहाँ पे कौमें थी, स्पेशली जो डोमिनेंट थे, डोमिनेंट भी कह सकते हैं या फिर तादाद में भी ज़्यादा थे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो हिंदूज थे, तो उनके साथ मुस्लिम्स की जो तादाद थी वो कम थी, लेकिन उनके राइट्स तो ऑब्वियसली कम हों तादाद में या ज़्यादा हों, 10 हों या 1000 हों, राइट्स की जहाँ तक बात आती है तो ऑब्वियसली वो सिक्योर करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए आपको एक प्रोसेस या एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए था किसी चीज़ का, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सूरत में सामने लेकर आए सर आ खान। अच्छा, in December 1906, Muslim leaders of South Asia assembled at Dhaka and under the presidentship of Nawab Vikarul Mulk held a historical meeting announcing the formation of All India Muslim League. Khan became its first president and its central office was established at Aligarh. The main objective before the league was to present before the government the needs, aspirations and political rights of Muslims of the subcontinent. It was their policy to create such an atmosphere in which Muslims and other nationalities would live peacefully and amicably. It was also their objective to remove any misunderstanding between the British government and Muslims. क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी और एजेंडास की जो बात आई थी तो उसमें सबसे पहला एजेंडा भी देखेंगे तो उसमें यही कहा गया है to remove the misunderstanding about the British government regarding the Muslims in the minds of British government. अच्छा, the Muslim League achieved a great success when the principle of separate electorate was accepted in the Government of India Act 1909. लखनऊ पैक्ट की बात आ रही है जिसके बाद हम पढ़ेंगे, under which the Muslims could elect their representatives from Muslim constituencies and Hindus from the Hindu constituencies. In fact, this principle laid the foundation for Pakistan. इसमें कोई शक नहीं है, जब लखनऊ पैक्ट 1916 की जब बात आती है तो इस लखनऊ पैक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेपरेट इलेक्टोरेट है।
क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट जब एक्सेप्ट कर लिया गया था तो बंगाल के बाद जो मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चर या वो जो बैकबोन का रोल प्ले किया, वो रोल प्ले किया है लखनऊ पैक्ट ने। अच्छा जी, लखनऊ पैक्ट के अंदर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस की जानिब से, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन द सेकंड डेकेड ऑफ द 20th century, the leadership of Muslim League fell into the hands of younger generation. Qaid-e-Azam was prominent among them, क्योंकि वो उस दौर में 1916 के वक्त की अगर बात की जाए तो he was pretty young. He tried hard for the Congress and Muslim League to work together against the British. For this, it was imperative, it was important that the Hindus and the Muslims should resolve the constitutional issues first. It was due to his efforts that a pact was signed by the Muslim League and the Congress at Lucknow in 1916, which was ultimately known as the Lucknow Pact of 1916. Both the parties agreed to the following points. 4 जो points की बात आती है वो उनमें सबसे important था, Congress accepted the system of separate electorate. Separate electorate for Muslims and then separate electorate obviously for Hindus as well. Actually, the number of Muslim representatives in the Central Assembly shall be 1/3 of the total elected members. जो Muslim representatives का जो number था Central Assembly में वो 1/3 होगा, 1/3 जरूर होगा elected मेंबरान में से। और in the Muslim majority, number 3, in the Muslim majority provinces, जो Muslim majority अक्सरियत में जो मुसलमान मानों के जो ज़्यादा वो थे सूबे थे, the number of Muslim representatives shall be less than their population ratio in the Muslim minority provinces, or the number of Muslim representatives shall be more than their ratio in population. अच्छा जी, चौथी चीज़ थी, no constitutional proposal shall be considered or approved which is opposed by the 3/4 of a nationality. ये ओवरऑल सबके लिए था ऑलमोस्ट, नॉट जस्ट फॉर द मुस्लिम्स ओनली, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल जो होगा वो तब तक कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, अप्रूव तो दूर की बात है, जब तक अगर उसे 3/4 जो है वो नेशनलिटी ने, कौमियत ने अगर उसको उसके खिलाफ हो गए। बिकॉज ऑफ दिस पैक्ट द नंबर ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्रीज इन एवरी प्रोविंस। इसी पैक्ट की वजह से मुसलमानों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो तकरीबन हर सूबे के अंदर बढ़ चुके थे। इफ द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स साइडेड विद द कांग्रेस, गवर्नमेंट साइड वुड हैव बीन डिफीटेड, एंड इफ दे सपोर्टेड द गवर्नमेंट देन द कांग्रेस पार्टी वुड हैव बीन डिफीटेड। अगर मुसलमान जो थे, अगर उन्होंने कांग्रेस की साइड ली तो गवर्नमेंट जो है उसको डिफीट किया जा सकता था, अगर उन्होंने सपोर्ट किया था किसी भी तरीके से कांग्रेस को तो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया तो फिर कांग्रेस को जो है वो डिफीट किया जा सकता था, अगर गवर्नमेंट को करते तो कांग्रेस डिफीट हो जाती अल्टीमेटली। इन दिस वे दे गेन पॉलिटिकल वेटेज इन देयर फेवर फॉर असर्टिंग देयर पावर एंड अथॉरिटी। अच्छा जी, जहाँ तक बात है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की और लखनऊ पैक्ट की, तो मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा और इसके आगे आएगी द खिलाफत मूवमेंट। जब हम खिलाफत मूवमेंट की बात करेंगे तो वो अगले लेक्चर के अंदर हम खिलाफत मूवमेंट, हिंदू मुस्लिम राइट्स एंड नेहरू रिपोर्ट और मुमकिन हद तक 14 पॉइंट्स की बात करेंगे। तो उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स को ज़रूर सर्च कीजिए और उनको सर्च करने के बाद उनको खुद अपने वर्ड्स में ज़रूर लिखिए, एंड मेक श्योर कि आप इसकी जो पुराने हमने अब तक पढ़ा है, इसके जो 5-6 टॉपिक्स कवर किए पिछले 2-3 लेक्चर्स में, प्लीज़ go through them, and this would help you to memorize and to have more understanding of the entire chapter which is establishment of Pakistan। अच्छा जी, इसके साथ इस कमिंग जो आपका ये जो कमिंग वेडनेसडे है, ट्यूसडे फॉर बॉयज़ एंड वेडनेसडे फॉर गर्ल्स, मुझे इन दोनों दिनों पर जितनी गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं आपके इंटर क्लास में, वो बराए करम जो आपके असाइनमेंट की सूरत में मुझे इसका काम ज़रूर सेंड करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो पेज नंबर 13 पर है, एंड लखनऊ पैक्ट जो कि पेज नंबर 15 के ऊपर है। इन दोनों के बारे में एक मुझे दो शॉर्ट नोट्स जो हैं वो ज़रूर आप सेंड करेंगे, सो दैट आई कुड चेक इट एंड आई कुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। आई होप इट वॉज अ गुड सेशन फॉर यू, और हम इसी तरह से अगले सैटरडे भी आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करते रहेंगे। एक और चीज़ मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स डू रीच आउट टू मी। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी हैं, आप लोगों को अंदाज़ा भी है कि आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम है, इट्स हार्डली लाइक 5 से 6 महीने, स्टिल वी आर इन एम्बिग्विटी के ईदर सेप्टेम्बर से स्कूल्स
आप डायरेक्टली आकर अपने क्लासरूम में फेस टू फेस बैठ भी सकेंगे या स्कूल जो है आपके नहीं खुलेंगे। तो ऑनलाइन सिस्टम इज़ दी ओनली सोल्यूशन दैट वी हैव, यानी कि जिसके हम लोग ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं। मेक श्योर कि बेटा आप अपना काम जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें एंड देन सेंड इट टू अस एंड give enough time to your books so that you could cover it. जहाँ तक एक्सरसाइजेस की बात है, जब भी आपको समझ में नहीं आए यू कैन रीच आउट टू मी इन पर्सन, और आपके या फिर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके थ्रू मुझ तक ज़रूर पहुँचें। ना सिर्फ मुझ तक बल्कि जितने भी आपके टीचर्स हैं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, इंटर में, नाइन्थ में, मैट्रिक में, या उनसे जो पिछली क्लासेस भी हैं जो हमारी छोटी क्लासेस हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग अपना अपना काम बखूबी कंप्लीट कर रहे हैं। और इस तरह के इश्यूज़ आप लोगों के हम ऑब्वियसली अवेलेबल हैं। बीइंग ऑनलाइन तो ये सही है कि 24/7 ही अवेलेबल है, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग हमें सही टाइमिंग्स में मैसेज करें या सही टाइमिंग्स में क्वेश्चंस करें, एंड वी विल डेफिनेटली बी देयर टू रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।